लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रोहित कंसल द्वारा की गई पत्रकार वार्ता की। गांदरबल में भाजपा नेता पर हुए आतंकी हमले में पकड़े गए हिजबुल के 3 सहयोगियों की चर्चा करेंगे। श्रीनगर नगर निगम में फिर हुई खलबली की और जानेंगे कि भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने क्या कहा आत्मसमर्पण रिहैबिलिटेशन नीति पर। इससे पहले आई नजर आते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने किया स्पष्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नहीं बेची जा सकती कृषि भूमि। कहा राजनीतिक दल फैला रहे हैं अफवाहें। गांदरबल भाजपा नेता पर हुए आतंकी हमले में हिजबुल के 3 सहयोगी गिरफ्तार। सुरक्षा गार्ड के तौर पर करते थे काम, एसएसपी गांदरबल ने दी जानकारी। श्रीनगर नगर निगम के कार्यवाहक मेयर के खिलाफ फिर अविश्वास प्रस्ताव खारिज। कहा कुछ लोग नहीं चाहते हैं श्रीनगर में विकास। आत्मसमर्पण व रिहैबिलिटेशन नीति को अल्ताफ ठाकुर ने ठहराया सही। कहा मुख्य धारा में शामिल होने का मिलेगा मौका। और बीजेपी नेता आसिफ मसूदी ने नगर निगम को भंग करने की मांग। कहा भ्रष्टाचार का है हब। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कृषि भूमि को नहीं बेचा जा सकता है। उन्हें जम्मू कश्मीर में लागू किए गए नए भूमि कानून को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व जम्मू कश्मीर में भूमि से संबंधित 11 कानूनों को समाप्त किया गया और 4 में संशोधन किया गया है। पुराने कानून गैर प्रासंगिक हो गए थे और सरकार ने सिस्टम में सुधार के लिए नया कानून लाया है ताकि बिना वजह के कानूनी पचड़ों से बचा जा सके। नया भूमि कानून लोगों के हितों वाला है। जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 90% कृषि भूमि है, इसे गैर कृषि कार्यों के लिए बेचा नहीं जा सकता। इस तरह से सरकार ने कृषि भूमि को न बेचने का प्रावधान शामिल करके लोगों के हितों की रक्षा की है। कृषि भूमि को उन लोगों को ही बेचा जा सकता है जो पहले से खेती कर रहे हैं। इसमें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कानून में प्रावधान किया गया है। कंसल ने नए भूमि कानून के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी कृषि भूमि को बेचा नहीं जा सकता। A lot of people, as I said, have spoken about there not being adequate safeguards. I wish to emphasize and re-emphasize that agricultural land can only be sold to agriculturalists, and agriculturist is defined as somebody who cultivates personally within the Union Territory of Jammu and Kashmir. So by implication, agricultural land cannot be sold or alienated to anybody who is from outside the Union Territory of Jammu and Kashmir. In fact, we have gone one step further. Anybody who is a domicile of UT, anybody who is who is a resident of UT but not an agriculturist means not in personal cultivation, can also not buy agricultural land. The terms agricultural land and agriculturist have been unambiguously defined, and I only want to draw one more attention to one more point, which is that the term agriculture has been expanded vastly in scope to include not just agricultural activities but also a whole series of horticulture activities, a whole series of agro-based activities, including fallow land, animal husbandry, poultry, etc. So the provision of this one clause alone will ensure that more than 90% of land in the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is agricultural in nature, remains protected, inalienable, and with the people of Jammu and Kashmir.
पुलिस ने जिला गांधरबल के नूनर इलाके में भाजपा नेता पर हमला करने वाले आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। हमले को ओवरग्राउंड वर्करों ने अंजाम दिया था, जो अस्पताल व बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। इसकी जानकारी एसएसपी गांधरबल ने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गत 6 अक्टूबर को नूनर गांधरबल में भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाम कादिर पर किए गए हमले में एक आतंकी शबीर अहमद निवासी त्राल भी शामिल था, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया था। हालांकि इस हमले में एक कांस्टेबल मोहम्मद अल्ताफ भी शहीद हो गए थे। हमले के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। जांच के दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से गांधरबल में रहने वाले केसर अहमद शेख के बारे में पता चला। वह अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर कार्यरत था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया, परंतु जब उससे गहनता से पूछा गया तो उसने इस बात को कबूल लिया कि वह हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य है। एक इम्पोर्टेंट इशू जो आपके नोटिस में लाना जरूरी है कि यहाँ आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांधरबल में एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राठौर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था। बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर, उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था। और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीजों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि वहां उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे। तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमें फोन नंबर्स मिले थे। हमारे गांधरबल में सर्च के 2 लड़के हैं, एक का नाम केसर है, एक का नाम आसिफ है, और एक कंगन में एक जगह है, वहां से एक लड़का हिलाल करके। ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं स्किम्स में, और इन्होंने कुछ तो एटीएम पे है और स्किम्स में है, एजेंसी के साथ काम करते, कि इन्होंने ही ये प्लान बनाया। ये हमजा हिजबी के साथ फेसबुक पे चैटिंग करते रहे, और उसके बाद उनको डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप बीजेपी के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें या कार्डर को आइडेंटिफाई। इनके इंट्रोगेशन के बाद इनके डिस्क्लोजर पे हमने रिकवरी की। अभी 2 पिस्टल और उसके साथ उनका आर्म्स एम्युनिशन है और साथ में फ्लैग्स हैं, जो कि बाद में इन्होंने ऑन द सेम डे इनके हमने रिकॉर्ड चेक किया। ऑन द सेम डे इवनिंग में 8 बजे इनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, और उसके बाद इनको नेक्स्ट डे ओपन करने के बाद डायरेक्शन जेंगी पे ही आती है कि आप ये सारी एप्लीकेशंस और सब डेटा अपना डिलीट कर दो। और अबू कासिम ने इनको कंफर्म भी कर दिया कि हमने अटैक करवाया है, ये पूरा एचएम का कार्डर है और एचएम से ही इन्होंने प्लानिंग करके किया। और उसके बाद इनको टास्क दिया गया कि जो बाकी 5 वर्कर्स हैं, 4 एक पे तो अटैक हुआ, वो बच निकला ऊपर वाले के कर्म से और हमारे जवान की अलर्टनेस से। बाकी 4 का इनको टास्क था कि इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो कौन व्यक्ति इन्होंने टारगेट पे रखे थे, बट वी हैव साउंडेड देम अलर्ट के अपना ध्यान रखेंगे। एंड आगे हमने नेक्स्ट 4 पे जो अटैक होना था उसको बचा लिया और इनको अरेस्ट किया है। अब इनको केस एग्जिस्टिंग केस में अरेस्ट किया है, फर्दर हमने कोर्ट में पेश किया है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली जो बाकी लिंक से साउथ कश्मीर के, उसके लिए अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड वेरी सुन हम उन तक भी पहुंच जाएंगे जो वहां से इनकी सपोर्ट के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम के कार्यवाहक मेयर परवेज कादरी के खिलाफ फिर से अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। 2 महीने में ये दूसरी बार है जब परवेज कादरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। परवेज कादरी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्व ये नहीं चाहते कि श्रीनगर में विकास हो, इसके लिए उनके द्वारा ऐसी हरकतें की जाती हैं। जी, मैंने परसों ही बोला था आपको कि ये कोरम नहीं लगा पाएंगे। ये लैक ऑफ कोरम जो है, आज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मी फिर से फेल हुआ है। तो ये पिछली बार भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था 26 अगस्त को। ये एक्ट में है ही नहीं। हमारे एक्ट में साहब जब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करता है, जब वो फेल हो जाती है उसके बाद दूसरा होता ही नहीं है 6 महीने के अंदर अंदर। तो इन्होंने एक फिर से किसी कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, जी नहीं कोरम नहीं लगा। अब फिर से कोरम नहीं लगा। क्या ये लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे हर रोज नो कॉन्फिडेंस मोशन हो? हमें शहर की तरक्की के लिए कुछ सोचना नहीं है। हम शहर की तरक्की के लिए, लोगों का काम करने के लिए यहाँ पे हमें लोगों ने भेजा है। वहीं इस बारे में बात करते हुए निगम के कमिश्नर गजनफर अली ने कहा कि कम सदस्यों के होने की वजह से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। में नहीं कहेंगे एसएमसी है, बल्कि ये एक कानूनी एक कॉर्पोरेटर्स को एक हक दिया गया है कि 6 महीने में वो ला सकते हैं मोशन।
किसी भी के खिलाफ, यानी मेयर या डिप्टी मेयर के खिलाफ। इससे पहले एक बार डिप्टी मेयर के खिलाफ इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, जो कि हमने फेल करार दिया गया था, क्योंकि उसमें 26 कॉर्पोरेटर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन फिर चूंकि नई नो कॉन्फिडेंस मोशन 6 मंथ्स के बीच में ही आई, तो एक एम्बिग्यूटी है इस पे एक्ट में, तो हमने केस रेफर किया गवर्नमेंट को। फिर लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन लाई गई, तो उन्होंने कहा कि जब तक फ्लोर पे वोट काउंट नहीं होंगे, वोटिंग नहीं होगी, तब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन बरकरार रहेगी। इसके साथ ही अन्य पार्षदों ने भी इस बारे में अपने विचार रखे। जो अल्लाह के फजल करम से उस वक्त भी इनको डिफीट मिली और आज भी इन्होंने उस वक्त भी 42 लोगों के दस्तखत जाली जो लाए थे, आज भी आपने देखा कि 42 के बदले 41 से आ गए। उस वक्त शायद 26 से आए थे। ये सिर्फ यहाँ एक काम न करने के लिए एक ड्रामा चला रहे हैं, क्योंकि जो हमने इससे पहले 6 महीने पहले एक मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई और एक अदम एतमाद की जो तहरीक हमने लाई थी, उसमें आपने देखा कि अगर हमने 42 लोगों की लाई थी, 42 लोग बराबर हाजिर थे, क्योंकि वो एक सिस्टम के खिलाफ थे कि हमारे शहर श्रीनगर का कोई काम नहीं अच्छी तरह नहीं हो रहा था। अपने आपके जरिए से अपने श्रीनगर के आवाम को क्लियर करना चाहूंगा, ये 4 से 5 लोग हैं खाली। उनका इंटेंशन मुझे नहीं पता है। दे आर द एंटी नेशनल बेसिकली। वो डेमोक्रेसी को यहाँ चलने नहीं देते हैं। वो लोगों के दिए हुए मैंडेट को हमेशा भेजना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा, ऐसे मिसक्रेंट्स को जल्द से जल्द डिस्क्वालीफाई किया जाए। आत्मसमर्पण व रिहैबिलिटेशन नीति को बीजेपी नेता व प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि इससे आतंक के रास्ते वापस मुख्य धारा में लौटने का मौका मिलता है। उन्हें युवाओं से भी पाकिस्तान और देशद्रोहियों के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने इस नीति की सराहना की। कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया और आर्मी के या पुलिस के हवाले अपने आप को कर दिया और वेपन छोड़ दिया, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। देखिए, जो लोग दहशत को छोड़ के या आतंक को छोड़ के कौमी लोहलंगर में, कौमी दायरे में आना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पहले भी गवर्नर साहब ने कहा था और आज भी फिर एक बार सुनने को एक अच्छी पॉलिसी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो लोकल है, या जैसे कि पुलिस यहाँ लोकल उसको सरेंडर करने का मौका देते हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कुछ नौजवानों को जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है कि जहद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, और जब वो जाते हैं तो उनको ये समझ आता है कि हम गलत रास्ते पे चले। अगर उनको एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम वापस आके फिर समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम कौमी दायरे में आना चाहते हैं, मुझे समझ लगता है कि ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे अगर कोई छोड़ना चाहिए, दहशत छोड़ना चाहिए, आतंक छोड़ना चाहिए, उसकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि वो भी समाज के लिए काम कर सके। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पिछले दिनों से जो सरेंडर किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बीजेपी नेता आसिफ मसूदी ने नगर निगम को भंग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज तक कोई काम लोगों और शहर के लिए नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का हब है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से इसे बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने उपराज्यपाल से इसे जल्द भंग करने की मांग की। इस यूटी में तब से ये अखाड़ा बन गया है और दलालों का अड्डा बन गया है। इसमें इनके मुलाजिम, इनके ये कारपोरेटर और जो मेयर आज तक बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, ये सारे इसमें खाली पैसों की खेल है और कुछ नहीं। ना ये पब्लिक के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना ये लोगों के लिए कोई काम कर रहे हैं, ना ये श्रीनगर के लिए कोई काम कर रहे हैं। श्रीनगर सिटी को हम अच्छा बनाएंगे, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या, वो देखने की इनकी हिम्मत नहीं है। खाली ये देखते हैं पैसा कहां से बनेंगे, पैसा कहां से आएगा। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बेचारा गरीब से गरीब भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस बेचारे को जाकर हजारों रुपया ये लूट लेते हैं। इन लोगों को यही काम है, ये खाली पैसों का खेल है और कुछ नहीं। कारपोरेटरों को 2 लाख 3 लाख मिलते हैं वोट के लिए, वो यही काम करते हैं। हर महीने यही मुसीबत होती है और ये ड्रामाबाजी करते हैं। इनने शहर श्रीनगर को बर्बाद करके रखा है। मैं फिर आपके माध्यम से एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, खुदा के लिए, भगवान के लिए इसको डिसॉल्व किया जाए। आज बांडीपुरा में एक मॉडल कौशल विकास केंद्र, प्रधानमंत्री कुशाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन जिला विकास आयुक्त बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद द्वारा किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कुरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, हेयर स्टाइलिस्ट, जैम, जेली और केचप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन और रूम अटेंडेंट के जॉब रोल्स के तहत प्रशिक्षित करना है। इस अवसर पर बोलते हुए जिला विकास आयुक्त बांडीपुरा ने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से बांडीपुरा जिले के और आसपास के युवाओं के लिए कौशल विकास की एक नई शुरुआत हुई है। ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। स्टडी कर रहे हैं
है लोग घर बैठे बैठे ई कॉमर्स के थ्रू या बाकी चीजों आजकल आप देखेंगे कि इवन जो हेयर ग्रूमिंग हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं वो भी आज बांडीपुरा में ये जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इनॉग्रेट किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, उनको उनमें स्किल इनकलकेट करने के लिए, स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा जो टीम यहाँ पे काम कर रही है उनको। तो लगभग अभी शुरुआत के लिए 4 कोर्सेज है, पर मुझे उम्मीद है कि ये कोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे और 480 जो ट्रेनीज हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने स्किल्स को और बेहतर कर रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंट यहाँ से बन के निकल रहे हैं। साथ ही साथ में आज जो हमारी बातचीत हुई, हमने देखा कि जो यंगस्टर्स हैं इनमें एक ये डिजायर है, शौक है कि ये स्किल्स यहाँ से लेके एंटरप्रेन्योर बने, अपने पांव पे खड़े हों और साथ ही साथ बाकियों को भी, जो बाकी लोग हैं उनको भी जॉब से अपने साथ में। तो ये कि बहुत ही अच्छा कदम है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोर्सेज और ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जो बांडीपुरा सेंट्रिक होंगे, जो यहाँ पे बैठ के लोग अपने खुद एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस खोल सकते हैं, वो आईटी रिलेटेड हो या जो स्किल के कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज होते हैं, प्लम्बिंग के कोर्सेज होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। पीडीपी नेता खुर्शीद आलम ने महबूबा मुफ्ती के झंडे वाले बयान पर चल रहे विवाद पर कहा कि देश के झंडे से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के झंडे का अपमान सरकार द्वारा किया गया उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले यहां के सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर ही हल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए संघर्ष करती रहेगी। बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रही है। झंडे के साथ किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुल्क का झंडा सबके लिए सुप्रीम है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि रियासत जम्मू कश्मीर को जो आईन हिंद ने जो झंडा दिया था, अगर उसकी तस्लील की जाती है, दैट इक्वली पेन्स द पीपल। जहां हम ये चाहेंगे, जहां हम सबकी ये तवक्का होनी चाहिए, हम सबका ये होना चाहिए मुल्क के झंडे की इज्जत हो, वहां जो हिंदुस्तान के आईन ने रियासत जम्मू कश्मीर को जो झंडा दिया था उसकी जो तस्लील की गई, उस आईन को जो खिलवाड़ किया गया, गैर कानूनी तरीके से जो 370 को उखाड़ दिया गया, यहाँ के लोगों के जज्बात को मसल दिया गया, तो वो बातें वो सामने नहीं ला रहे हैं। एक टायरेट पैदा कर रहे हैं कि आप देखिए किसी भी अहकामात में जो भी आजकल आ रहे हैं, जो फरमान शाही कर रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की तस्लील नफसियाती तौर पे उनके खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है। पूर्व मंत्री गनी नसीम के बेटे बशारत नसीम पीडीपी में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि पीडीपी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिससे पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। प्रेसिडेंट बशारत नसीम साहब आज पार्टी में शामिल हुए हैं, ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो हमारी क़यादत महबूबा मुफ्ती के हाथों में और उनका जो लोगों के दिलों में उनका जो मोहब्बत है, जो अकीदत लोगों की है, उसका ये नतीजा है कि आज ये गनी नसीम साहब के फर्जंद बशारत नसीम साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी मैं जो समझ रहा हूँ, जो आवामी बुनियादी सतह पे, ज़मीनी सतह पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत के तय लोगों का जो रुझान है बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, लोग इस तंजीम के साथ जुड़ रहे हैं, इसकी क़यादत महबूबा जी के साथ जुड़ रहे हैं। आवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंजीनियर रशीद को जल्द रिहा करने की मांग की है। पार्टी के प्रवक्ता शब्बीर अहमद ने कहा कि जब सभी नेताओं को रिहा किया गया है तो उन्हें क्यों नहीं रिहा किया जा रहा। उन्होंने इंजीनियर रशीद और जेलों में बंद अन्य लोगों को रिहा करने की मांग की। इतने देर तक इंजीनियर रशीद साहब को आपने तिहाड़ जेल में बंद क्यों रखा है, जबकि आपने तमाम पॉलिटिकल लीडर जितने भी थी, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे पीडीपी के थे, चाहे वो एनसी के थे, सबों को छोड़ दिया। इंजीनियर रशीद साहब अभी भी जेल काट रहा है। लिहाजा अवामी इत्तेहाद पार्टी मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इंजीनियर रशीद साहब को फिलफोर तिहाड़ जेल से छोड़ दिया जाए। अगर नहीं तो अवामी इत्तेहाद पार्टी अब रास्तों पे आ जाएंगे इंजीनियर रशीद साहब के धरने पे, उसके हम बिल्कुल खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो स्वतंत्र उम्मीदवारों के तौर पर जिला विकास परिषदों की सभी 280 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात की जानकारी श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। शफीक मीर ने राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव में अपनी प्रॉक्सी उम्मीदवार को खड़ा करने पर निशाना साधा और कहा कि वो राजनीतिक लोगों को अपनी संस्थाओं में शामिल नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन सरकार करवाने जा रही है, इस हवाला से
जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जो पंचायत मेंबरों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने ये फैसला किया है कि तमाम 280 सीट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर थर्ड टायर के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम 280 सीट्स पर हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, क्योंकि हमें ये खदशा लाहक हुआ है कि पॉलिटिशियंस को हमारे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है, हमारे एक्ट के अंदर तरमीम करके दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। जो जॉबलेस हो चुके हैं गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, उनकी साजिश के तहत हमारे एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और उनको अंदर दाखिले की कोशिश की जा रही है। उसको नाकाम बनाने की खातिर हमने यह फैसला किया है कि हम तमाम 280 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बारामूला में चल रहा डीसी कप अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जियानित्तू मौजूद थे। टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा शेखुल आलम स्पोर्ट्स एसोसिएशन बारामूला के सहयोग से किया गया था, जिसमें 16 से अधिक टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच सोशल वेलफेयर फुटबॉल क्लब उशकूरा और स्टेट फुटबॉल अकेडमी ख्वाजाबाग के बीच खेला गया, जिसे सोशल वेलफेयर फुटबॉल क्लब उशकूरा ने जीता। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी ने प्रतिभागियों की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से युवा सकारात्मक दिशा में अपनी क्षमता को सक्षम कर सकेंगे। सब लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा मजा आया। नो डाउट के बीच में लोग जो होते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, वो जवानी का मुजाहरा भी है। अगर ये नहीं होगा तो उससे लाइक लोग जो है उसमें ज्यादा इसमें वो तो जब फाइनल होगा तो फाइनल में तो हर हाल में किसी को हारना, किसी को जीतना है, चाहे वो पेनल्टी किक्स पे हो या सडन डेथ हो, जो भी इसके रूल्स है उसके साथ। मजदूरों ने आज श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फॉर्म 31 तारीख तक जमा करने थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज उसकी तारीख समाप्त हो गई है। श्रमिकों ने श्रम आयुक्त से तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की और कहा कि इससे उन्हें राहत मिलेगी। हमारी मांगे, हमारी मांगे, मजदूर तबका हमारी मांगे, लेबर डिपार्टमेंट, मजदूर तबका, मजदूर तबका। आगे हमारी ये फाइलें हैं, लेबर कमिश्नर के पास आते हैं, ये फाइलें हमारी आज कल करते करते टाल मटोल करते करते तो डेट ही इन्होंने खत्म कर दी। आप परसों आए, हम इन्होंने बोला कि आप सोमवार को आना, सोमवार को हम पकड़ेंगे फाइलें। इस वक्त क्या धक्के खा रहे हो यहाँ? हम जब गए वापस गए, आज सुबह हम आए, ये मेरा सीरियल नंबर 1 है, मैं सुबह 7 बजे घर से निकला हूँ इन्होंने, इसलिए कि हम फार्म भरें तो ताकि हमें भी अपने बच्चों के लिए अपना हक मिले। तो हमको यहाँ पर हम शनिचरवार को आए, उससे पहले भी आए, तो हमने फार्म इन्होंने फिट किए, चेक किए क्या जहाँ आपके फार्म फिट हैं, लेकिन आप सोमवार को या मंगलवार को आना, जब भी आओगे आपकी जो फार्म पकड़ने की डेट है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक, तो आज हम यहाँ जब फार्म लेकर आए तो इन्होंने हमें इनकार कर दिया कि आपकी जो डेट है फार्म की खत्म हो गई है, हम आपके फार्म नहीं पकड़ सकते, हमें ऐसा ऑर्डर, तो आप एक काम करिए, आप वापस चले जाएं। तो हम पूरे तहसील के जितने भी लेबर हैं यहाँ पर दरबदर हो गए। तो लेबर इसके बोर्ड के फार्म में जो बच्चों के लोअर एजुकेशन के फार्म जो है इनकी डेट बढ़ा दी जाए 1 दिसंबर तक, 31 नवंबर तक, ताकि ये हम ये फार्म जो है भर सकें। हम लोअर एजुकेशन असिस्टेंस देते हैं लेबर्स को, उसकी एक फाइनल डेट निकली थी जिसको कि एक ऑर्डर के द्वारा सीईओ हमारे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड ने उन्होंने एक्सटेंड किया। फिर उसके उपरांत एक और ऑर्डर आया जिससे वो एक्सटेंशन ऑर्डर कैंसिल हो गया और इस वजह से हम अभी उनकी फाइल नहीं ले पा रहे। और जो एक लास्ट डेट इस समय स्टैंड करती है वो 31 अक्टूबर था, तो वो समाप्त हो गया, इस कारण हम और नहीं ले पा रहे। आपको इसके बारे में मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट द अंडरसाइंड, मैं अंडरसाइंड नहीं हूँ इस ऑर्डर में। मैं चाहूंगा कि आप ये बात ऊपर की अथॉरिटीज तक लेके जाएं और हमने भी इंडिविजुअल लेवल पर अपनी ऊपर की अथॉरिटीज को इस बारे में बताया है कि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने बेहतर राजनीतिक बनने को लेकर जमीनी सतह पर तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी जम्मू कश्मीर के हर तहसील में शिकायत एवं संपर्क केंद्र खोलने जा रही है। पार्टी प्रदेश कार्यालय जम्मू में आज तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कर इन केंद्रों को खोलने के निर्देश जारी किए गए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने बताया कि हाईकमान एवं राष्ट्रीय सचिव अनिल देसाई के निर्देशानुसार जनता से सीधे तौर पर जुड़ने एवं उनकी परेशानियों को हल करने के मकसद को लेकर शिकायत एवं संपर्क केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के आज हमने यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया है हाई कमांड के निर्देशानुसार, जिसमें जम्मू कश्मीर के खास करके जम्मू डिवीजन के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आज इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। इस बैठक का मकसद है कि शिवसेना को जो निर्देश मिले हैं अपने हाई कमांड की तरफ से कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर संपर्क और शिकायत केंद्र खोलने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीधे तौर पर हमारे जो नेता हैं वो पब्लिक के साथ जुड़ेंगे, जनता की शिकायतों को लेकर उनकी आवाज बुलंद की जाएगी और उनकी शिकायतों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी हम शुरुआत के अंदर जम्मू डिवीजन के तमाम 10 की 10 तहसीलों के अंदर यहाँ पर जो है शिकायत और संपर्क केंद्र खोलने जा रहे हैं, जिसको 20 तारीख से इसका जो है शुभारंभ कर दिया जाएगा। और हम तमाम जो अध्यक्ष हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के जो हमें निर्देश जारी हुए हाई कमांड से, उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। नौशेरा के बॉर्डर के साथ लगते गांव भवानी में सरपंच सुनील चौधरी और गांव के लोगों ने एग्रीकल्चर विभाग पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। सरपंच और लोगों का कहना है कि उन्हें उनके बीज की सही कीमत नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर उनकी समस्या के समाधान की अपील की। ये बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे किसानों को बता रहा है कि जो NSP है ये 1800 रुपया, मक्की का रेट जो निकला है 1800 रुपया है, लेकिन हमारी यहाँ पंचायतों में जितने भी ये बॉर्डर की पंचायतें हैं, यहाँ मक्की का रेट 1200-1300 से ऊपर कोई नहीं खरीद रहा। अगर गवर्नमेंट ये रेट तय कर रही है 1800 रुपया, और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 1800 रुपया रेट निकाला और खरीद क्यों नहीं रहे, ये मक्की कौन 1800 रुपया आके खरीदेगा, ये भी हमारे लोगों को बताया जाए। और ये सरासर हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे बॉर्डर के किसान हैं, एक तो वो आए दिन पाकिस्तान की फायरिंग से सताए हुए हैं, दूसरा ये गवर्नमेंट हमारे लिए इतना बुरा हाल कर रही है। PHC डेली वेजेस का अपनी मांगों को लेकर पुंछ में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी मांगों में पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और बकाया वेतन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। टेलीविजन के बकाया टेलीविजन के बकाया पिछले कई दिनों से जिला पुंछ के अंदर PHC के मुलाजम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इनको 36 दिन हो गए हैं पुंछ में अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए। तो हम इनके प्रेसिडेंट से बात करते हैं, डेली वेजेस प्रेसिडेंट से, कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट इनकी बातें नहीं मान रही। मकबूल जी बताएं, पिछले कई दिनों से आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो क्या वजह है अभी तक आपकी मांगे नहीं मानी? सर, हम 15-20 साल से जो है प्रोटेस्ट पे करते आए हैं, अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 20-25 साल हो चुके हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो हमें बहुत विश्वास था कि अगर आज यूटी बने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हमें कम अज कम यूटी का रेट तो दिया जाए, जिससे हम अपने बाल बच्चों का गुजारा जो है वो चला सके। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम रोडों पे आए, हम अपनी फैमिली को रोडों पे उतारे, अपने बाल बच्चों को रोडों पर उतारे। आज हम मजबूर होकर हमें बार बार यही स्टेप लेना पड़ता है कि स्ट्राइक करनी पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि फील फॉर हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जो है PHC के डेली वेजर को फील फॉर दी जाए, ताकि हम अपने घर चले जाए, प्रोटेस्ट को छोड़कर हम लोगों का काम करें। हम नहीं चाहते कि लोगों का पानी बंद करें बिला वजह, जब ऐसे करें। लेकिन हमें अगर सैलरी साल में 1 या 2 दी जाती है, हम अपने बाल बच्चे का गुजारा कैसे चलाएं। हम ये पूछना चाहते कि फील फॉर हमारे साथ इंसाफ हो, ताकि इंसाफ की हम लंबी कतार में जो है बैठे हुए हैं। आज यहाँ से अगर हम प्रोटेस्ट क्लोज करें तो इंसाफ लेके घर जाए, हम बार बार जो है प्रोटेस्ट ना करें। क्योंकि इससे पहले भी जो हुकूमत आई उन्होंने हमें ऐसे विश्वास दिए, NC हुकूमत आई, PDP आई, हमने हर हुकूमत के ऊपर भरोसा किया और उन लीडरों ने हमें भरोसा दिया। आज हम यूटी के अंदर आते हैं, अगर यूटी के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिला तो कब मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि फील फॉर हमें इंसाफ मिले, हम अपने प्रोटेस्ट को क्लोज करके हम लोग का पानी चलाएं। मैं आपको बताता चलूँगा, इनका यही कहना है कि कई बार ऐसे त्यौहार भी आते हैं कि बच्चे हमारी हाथ देखते रहते हैं, पर हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। कैमरामैन शजात भट्ट के साथ मैं सनी शर्मा। आइए अब चलते हुए नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर।
में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।